1,56,000 करोड़ रुपए। एक सेकंड के लिए जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। मतलब सुनने में ही कितना भारी लगता है ना। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये किस चीज़ की वैल्यूएशन है। क्या ये कोई बहुत बड़ी मल्टीनेशनल टेक कंपनी है या फिर किसी देश का कोई विशाल सरकारी प्रोजेक्ट है? खैर, जवाब सुनकर आप पक्का हैरान रह जाएंगे। ये इतनी बड़ी रकम दरअसल एक ऐसे क्रिकेट टूर्नामेंट की टोटल वैल्यू है जो साल में सिर्फ 2 महीने चलता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं 2008 में। असल में इस मल्टी बिलियन डॉलर एम्पायर की शुरुआत एक बहुत ही सोचे समझे मास्टर प्लान के तहत हुई थी। और दिलचस्प बात यह है कि ये 2007 में शुरू हुई एक प्राइवेट राइवल लीग को काउंटर करने का एक स्ट्रेटेजिक जवाब था। उस वक्त के चेयरमैन ललित मोदी ने एक बड़ा ही कमाल का फॉर्मूला तैयार किया। उन्होंने क्रिकेट को एंटरटेनमेंट, शहर के प्राइड और एक पक्के बिजनेस के साथ मिक्स कर दिया। मतलब उन्होंने सीधा एनबीए और इंग्लिश प्रीमियर लीग वाला फ्रेंचाइजी मॉडल अपनाया। 8 शहर, 8 टीमें और ऑक्शन के जरिए 8 मालिक। देखते ही देखते क्रिकेट एक ऐसा टेलीविजन एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट बन गया जिसे इग्नोर करना लिटरली नामुमकिन हो गया था। अब आते हैं उस बड़े सवाल पर जो हम सबके दिमाग में घूमता है। आखिर इस टूर्नामेंट के पास इतनी दौलत आती कहाँ से है? पैसा बन कहाँ से रहा है? तो बता दूं कि इसके 5 मुख्य स्तंभ हैं। चलिए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। सबसे बड़ी कमाई मतलब सबसे ही बड़ा रेवेन्यू सोर्स है मीडिया राइट्स। 2023 से 2027 तक के मीडिया राइट्स की डील 48,390 करोड़ रुपए की है और इसे बड़ी ही चालाकी से 2 हिस्सों में बांटा गया है। डिजिटल राइट्स वायाकॉम 18 यानी जियो हॉटस्टार को दिए गए हैं और टीवी राइट्स डिज्नी स्टार को। अब अगर हम इस मीडिया राइट्स डील का थोड़ा गणित निकालें तो एक सिंगल मैच की वैल्यू लगभग 118 करोड़ रुपए बैठती है। मतलब सोचिए, एक दिन के एक मैच की कीमत 118 करोड़। ये नंबर नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम जैसी ग्लोबल कंपनियों की बड़ी बड़ी डील्स को भी सीधा टक्कर देता है। और फिर आता है टाइटल स्पॉन्सरशिप, 2500 करोड़ रुपए टाटा ग्रुप ने अगले 5 सालों के लिए ये डील की है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि टाटा ग्रुप हर साल 500 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ अपना नाम इस टूर्नामेंट के साथ जोड़ने के लिए खर्च कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि पैसा सिर्फ यहीं से आ रहा है। कमाई के और भी कई विशाल साधन हैं। बोर्ड के एसोसिएट स्पॉन्सर से 1,485 करोड़ आते हैं। 2025 का कुल विज्ञापन राजस्व तो 5,000 करोड़ तक पहुंच गया है। इसके अलावा टिकट सेल्स, मर्चेंडाइज और स्टेडियम की प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी, जहां एक मैच के कॉर्पोरेट बॉक्स की कीमत 50 लाख रुपए तक होती है, वहां से भी हजारों करोड़ बरस रहे हैं। तो पैसा तो बहुत आ रहा है, लेकिन फ्रेंचाइजीज कैसे कमा रही हैं? चलिए देखते हैं कि ये अलग अलग टीमें एक बेहद प्रॉफिटेबल कॉर्पोरेट मशीन की तरह असल में काम कैसे करती हैं। अगर हम टीमों की ब्रांड वैल्यू और सालाना ग्रोथ के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुछ बातें बहुत ही सरप्राइजिंग हैं। जैसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी को ही देख लीजिए। इनकी ब्रांड वैल्यू में सीधा 67% का भारी उछाल आया है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2025 में उन्होंने फाइनली अपना पहला खिताब जीता और जीतते ही उनकी ब्रांड वैल्यू रॉकेट की तरह आसमान छूने लगी। अब समझते हैं फ्रेंचाइजी के मुनाफे का सबसे बड़ा राज, जो है सेंट्रल रेवेन्यू पूल का शानदार बंटवारा। देखिए, बोर्ड 50% हिस्सा अपने पास रखता है और 45% हिस्सा सभी 10 टीमों में बिल्कुल बराबर बांट दिया जाता है। बाकी का 5% परफॉर्मेंस बोनस के लिए होता है। मतलब बिना एक भी गेंद खेले हर टीम को इस सेंट्रल पूल से हर सीजन के 500 से 600 करोड़ रुपए की पक्की गारंटी मिल जाती है। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि ये एक गजब का इकोनॉमिक मॉडल है। सबसे खास बात जानते हैं क्या है? इन फ्रेंचाइजीज को अपने स्टेडियम खरीदने या उन्हें मेंटेन करने की कोई टेंशन ही नहीं होती। सारे स्टेडियम बोर्ड या राज्य संघों के होते हैं। तो मतलब टीमों का कैपिटल कॉस्ट बहुत कम रहता है और रिटर्न जबरदस्त मिलता है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे ज्यादा मसालेदार होता है, खिलाड़ियों की सैलरी। ऑक्शन का वो माहौल जिसे आप क्रिकेटर्स का स्टॉक एक्सचेंज भी कह सकते हैं। ऑक्शन में हर टीम के पास कुल 120 करोड़ रुपए की एक सख्त लिमिट होती है। अब जरा इन सैलरीज को देखिए। ऋषभ पंत को 27 करोड़ में खरीदा गया, श्रेयस अय्यर 27.25 करोड़। 1 मिनट के लिए सोचिए, एक खिलाड़ी की सिर्फ 2 महीने की कमाई एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पूरी जिंदगी भर की कमाई से भी कहीं ज्यादा है। अब आप सोचेंगे कि कोई भी टीम एक खिलाड़ी को 27 करोड़ रुपए क्यों ही देगी?
तो सच ये है कि ये कोई खर्च नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। जब कोई बड़ा स्टार टीम में आता है तो जर्सी की बिक्री रातों रात बढ़ जाती है, व्यूअरशिप में स्पाइक आता है, नए ब्रांड्स खुद चलकर स्पॉन्सरशिप देने आते हैं और सोशल मीडिया एंगेजमेंट आसमान छूने लगता है। मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तुरंत मिल जाता है। तो अब तक हमने टीमें और खिलाड़ी देख लिए, लेकिन इस पूरे गेम का असली बॉस कौन है? आइए मिलते हैं इस वित्तीय इकोसिस्टम के मेन आर्किटेक्ट और सबसे बड़े लाभार्थी से, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई। अगर हम दुनिया के बाकी क्रिकेट बोर्ड से तुलना करें तो भारत का दबदबा बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ बीसीसीआई है, जिसकी अनुमानित सालाना आय 15,000 करोड़ से भी ज्यादा है, और दूसरी तरफ इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड 3,000 करोड़ और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 2,500 करोड़ पर हैं। कोई कंपैरिजन ही नहीं है। यही वजह है कि आज वर्ल्ड क्रिकेट पूरे तरह से भारतीय बोर्ड के इर्द गिर्द घूमता है। अब सवाल ये है कि इतना सारा पैसा जाता कहाँ है? बीसीसीआई, जिसे टैक्स में भारी छूट भी मिली हुई है, वो अपने 22,000 करोड़ से ज्यादा के रिजर्व को वापस क्रिकेट में लगाता है। इसी फंड से देश भर में बेहतरीन क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, 30 राज्य क्रिकेट संघों को सपोर्ट मिलता है और विमेंस प्रीमियर लीग जैसी कमाल की नई पहल शुरू की जाती है। और अब बात करते हैं मीडिया के असली जादू की। इस नंबर को देखिए, 34 करोड़। ये 2025 सीजन के दौरान जियो हॉटस्टार पर एक साथ लाइव मैच देखने वाले दर्शकों का पीक नंबर है। मतलब एक ही समय पर भारत में 34 करोड़ लोग अपनी स्क्रीन से चिपके हुए थे। क्रेजी है ना? अगर हम इस 34 करोड़ के आंकड़े को बाकी दुनिया के स्पोर्ट्स से कंपेयर करें तो आप सच में चौंक जाएंगे। इस फाइनल की व्यूअरशिप ने अमेरिका के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट सुपर बोल और यहाँ तक कि फीफा वर्ल्ड कप फाइनल को भी बहुत पीछे छोड़ दिया है। और बस इसी बेजोड़ और भारी भरकम व्यूअरशिप की वजह से एडवर्टाइजर्स यहाँ पैसा पानी की तरह बहाते हैं। लाइव मैच के दौरान सिर्फ 10 सेकंड का विज्ञापन दिखाने के लिए ब्रांड्स 25 से 30 लाख रुपए तक खुशी खुशी चुका देते हैं। तो अब ये साम्राज्य सिर्फ भारत तक लिमिटेड नहीं रह गया है। इसके ब्रॉडकास्ट राइट्स दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों में फैल चुके हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है कि जिस रफ्तार से ये 1,56,000 करोड़ का बिजनेस एम्पायर बढ़ रहा है, भविष्य में ये और कितना विशाल होने वाला है? क्या इसकी कोई लिमिट है भी? खैर, इसी सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। इस कमाल के बिजनेस मॉडल के बारे में सोचिएगा जरूर और मिलते हैं अगले विश्लेषण में।